अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे भी आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। और ये स्टोरी जिन साहिबा ने मुझे ईमेल की है वो नहीं चाहती मैं उनका नाम लूँ, तो मैं उनका नाम चेंज कर देता हूँ। और ये स्टोरी हमें सना साहिबा ने भेजी है। और ये जो वाक़यात पेश आए थे, इनकी एक कज़न थी अनम, उनके साथ पेश आए थे। और ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर हम सब के लिए बहुत ज़बरदस्त लर्निंग भी है, मैसेज भी है और बहुत सारी प्रिकॉशंस भी हैं जिनको हम अपना सकते हैं ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी हमारे अपने लिए आसान हो सके। इनकी जो कज़न अनम है, जब ये पैदा हुई थी तो इनके पैदा होने के 2 से 3 साल के अंदर अंदर उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनकी परवरिश और उनकी तालीम की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी मदर के ऊपर आ चुकी थी। उनकी मदर भी एक बिरेव खातून थी। उन्होंने एक बहुत अच्छे से स्कूल में टीचिंग की जॉब शुरू कर दी और इस तरह ग्रेजुअली 4 से 5 सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके इन लोगों के हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। ये जो अनम थी ये शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही हसीन थी। इसके लंबे घने बाल थे, जो भी इसको एक दफ़ा देखता रह जाता। और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, स्कूलिंग शुरू हो चुकी थी, तो मुख्तलिफ रिश्ते स्कूलिंग लाइफ से ही आना शुरू हो चुके थे। लेकिन इसकी वालदा नहीं चाहती थी कि इसकी इतनी जल्दी शादी की जाए। वो चाहती थी ये अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छी तालीम हासिल करे और किसी बड़े इदारे में अच्छी पोजीशन पे फाइज हो जाए। इन्हीं इरादों को लेके वो शब रोज़ कोशिश कर रही थी और इनकी जो बेटी थी वो इनका भरपूर साथ दे रही थी। अब कराची में जो लोग रहा करते हैं उनको पता है कि कराची के हर इलाके में लोड शेडिंग हुआ करती है। अनम के पेपर्स चल रहे थे, यानी कि उसके पेपर्स के दिन थे और उन दिनों इसके इलाके में, इसके एरिया में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होना शुरू हो चुकी थी। उन दिनों हम लोग बफर जोन में रहा करते थे, तो मैंने अपनी कज़न को ऑफ़र किया कि जब तक तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं तुम चाहो तो हमारे घर आ जाओ। यहाँ पे निस्बतन कम लाइट जाती है, कम लोड शेडिंग होती है। शुरू में अनम ने इनकार किया, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया तो वो मान गई और वो यहाँ पे हमारे साथ रहने के लिए आ गई। इत्तफाक से जब वो हमारे घर रहने आई तो उसके 2 दिन बाद हमारे घर में भी मुसलसल लाइट जाना शुरू हो गई और एक अजीब सा माहौल बन गया। अब हमारी समझ से बाहर था कि हमने अपनी कज़न को इसीलिए बुलाया था कि यहाँ पे लाइट कम जाती है, और जब से वो आई थी इत्तफाक से लाइट जाना ज़्यादा शुरू हो गई थी। खैर, उसने भी एडजस्ट किया और वो कोशिश करती कि दिन के अंदर ही पढ़ ले, और रात को अगर लाइट जाती तो हम लोग की आदत थी कि हम छत पे आते और वहाँ जाके सो जाया करते थे। जबकि मेरी जो कज़न थी ये ज़िंदगी में कभी भी छत पे नहीं सोई थी, ना इसको अंदाज़ा था। खैर, इसके पेपर में 2 दिन बाकी थे और ये हमारे घर में मौजूद थी कि इत्तफाक से लाइट चली गई। और जब लाइट गई तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और हम लोग एज़ यूजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके छत पे चले गए। और मैंने अपनी कज़न को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ छत पे चलो, वहीं पे सो जाओ, लाइट का कुछ पता नहीं है कि कब आएगी। शुरू में मेरी कज़न ने इनकार किया, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया तो मेरे साथ ऊपर आ गई। उसकी आदत थी कि वो हमेशा तैयार रहती थी, परफ्यूम का कसरत से इस्तेमाल करती थी और ख़ास तौर पे उसके जो बाल हैं वो उनको खोल के रखती थी। तो इसीलिए मैं तैयार होके परफ्यूम लगा के जब वो छत पे आई, आके लेटी, तो उसको फ़ौरन से नींद आ गई। और जब मैंने उसको सोता देखा तो मैं भी उसके बराबर वाले पलंग पे लेट गई और मेरी भी आंख लग गई। रात के तकरीबन 2 या 3 बजे एकदम से मुझे अपनी कज़न की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आई। और जैसे ही मुझे चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई तो मेरे साथ साथ मेरी मदर भी उठ गई
और हम दोनों ने उठ के अपनी कज़न से पूछा कि खैरियत तो है, तुम इतनी रात में चीख क्यों रही हो। खैर कुछ देर तक उसके पसीने छूटते रहे, उसके औसान ख़ता थे, लेकिन बहरहाल जब वो नॉर्मल हुई तो उसने बताना शुरू किया कि मैं सीधी करवट से सो रही थी और सोते सोते एकदम से मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद है या कोई मेरी पीठ पे या मेरी बैक साइड पे हाथ फेर रहा है। अब जैसे ही मुझे महसूस हुआ तो एकदम से मेरी आंख खुली और आंख खुलती ही मैंने पलट के देखा। जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बहुत ही गंदी शक्ल का आदमी मेरी बैक साइड पे खड़ा हुआ है और मुसलसल मेरी पीठ पे हाथ फेर रहा है। बहरहाल जैसे ही मैं पलटी तो वो पीछे हटा, और जब वो पीछे हटा तो मैंने देखा कि उसके बाल जो थे वो बहुत गर्द आलूद थे। उसके साथ साथ जो उसके कपड़े थे वो भी बहुत पुराने थे, फटे हुए थे, और उसकी उंगलियां और नाखून देख के लग रहा था कि काफ़ी अरसे से उसने हाथ नहीं धोए। खैर बहरहाल जब मैंने उसको देखा तो एकदम से मैंने चीख मारी, और जैसे ही चीख मारी तो इस दौरानिए में वो भागता हुआ बराबर वाली छत पे गया, और ना सिर्फ बराबर वाली छत पे गया बल्कि उसकी स्टेयर से होता हुआ ऊपर की तरफ गया और वहाँ जाके गायब हो गया। खैर ये बात सुनने के बाद मैं भी, मेरी मदर भी परेशान हो गए, और हम लोग सोचने लगे कि भला हमारी छत पे ये कौन अजनबी है जो दाखिल हो गया था, और ना सिर्फ दाखिल हो गया था बल्कि मेरी कज़न के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। खैर इस दौरानिए में मेरे भाई भी उठ गए, मेरे फादर भी आ गए, और इन लोगों ने आगे पीछे चारों तरफ जाके चेक किया और बराबर वाली छत पे भी देखा, लेकिन वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था, ना हमारी छत पे कोई मौजूद था और ना स्टेयर्स पे कोई था। खैर उस वाक़ये के बाद हम लोग नीचे आ गए और इसी दौरानिए में लाइट भी आ गई। खैर जब हमने लाइट आने के बाद अपनी कज़न को समझाया तो जैसे तैसे वो सो गई, और जब हम सुबह सो के उठे तो सब नॉर्मल थे, और हमने उसको कहा हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुमने कोई ख्वाब देखा हो, और उसने भी हमारी बात को तस्लीम कर लिया कि वाकई में हो सकता है मुझे वहम लग रहा हो या मेरा ख्वाब हो और मैं ख्वाब में डर गई हूँ। इसी तरह 2-3 घंटे मज़ीद गुजर गए, और जब 2-3 घंटे गुजर गए तो उसके बाद दोबारा से मेरी जो कज़न थी वो मेरी मदर के पास आई और कहने लगी कि आप चल के ज़रा मेरे कपड़े देखें। मेरी मदर ने जब उसके साथ जाके उसके कपड़े देखे तो उसके जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे बाकायदा कैंची से काटे गए थे। उनको देख के लग रहा था किसी ने बहुत गुस्से से उसके कपड़ों को काटा है, और ना सिर्फ कपड़े कटे हुए थे बल्कि कुछ कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे भी मौजूद थे। अब ये सब देखने के बाद जो मेरी मदर थी वो भी डर चुकी थी, वो भी खौफ का शिकार हो चुकी थी, और वो भी सोच रही थी कि ये पराई लड़की है, इसको हम अपने घर लेके आए, और जब से ये हमारे घर आई है इसके साथ इस तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं। खैर मेरी मदर ने उसको कहा हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो, तुम इन बातों को दिल पे मत लो, और मैं अब ध्यान रखूंगी कि कौन तुम्हारे कमरे में या तुम्हारी जगह पे आता है या कौन तुम्हारे बैग को हाथ लगाता है। ये सुनने के बाद दोबारा से जो मेरी कज़न थी वो मुतमईन हो गई, और ना सिर्फ मुतमईन हो गई, वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। खैर जब दोबारा से रात हुई और दोबारा से लाइट गई तो मेरी कज़न ने भी, बल्कि मैंने भी छत पे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपस की बात यह है कि मैं भी बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। मैं और मेरी कज़न कमरे में भी मौजूद थे, लाइट गई हुई थी, मेरी मदर और मेरा भाई छत पे मौजूद थे, जबकि जो मेरे फादर हैं वो गेट के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरानिए में मेरी कज़न को, अनम को दोबारा से महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि कोई उसकी पीठ पे हाथ फेर रहा है या स्क्रैचेस मार रहा है, और जैसे ही उसको ये महसूस होना शुरू हुआ उसने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर जब उसने पलट के देखा तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम पीछे क्या देख रही हो, तो उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुसलसल मेरी पीठ पे हाथ फेर रहा है। अपनी कज़न से ये सुनने के बाद मैंने उसको कहा कि तुम परेशान नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई मौजूद है, ये तुम्हारा वहम है। जब लाइट आई तो लाइट आने के बाद मेरी कज़न ने कहा ज़रा मेरी पीठ को चेक करो, और जब मैंने उसकी पीठ को चेक किया तो बाकायदा उसकी पीठ पे स्क्रैचेस के निशानात मौजूद थे, और लग रहा था कि बाकायदा किसी ने उसकी पीठ को खुरचा है या खुरचने की कोशिश की है। अब जब मैंने ये स्क्रैचेस के निशानात देखे तो मैंने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया, और ये सुनने के बाद या ये देखने के बाद मेरी मदर भी परेशान हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पराई अमानत थी, हमारी कज़न थी, और हम इसको अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे लेके आए थे।
मेरी मदर ने यही डिसाइड किया कि इसको मज़ीद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। यकीनन कोई ना कोई मखलूक है या कोई ना कोई ऐसी एंटिटी है जो इसके पीछे लग चुकी है। उसी रात मेरी मदर ने मेरे फादर के हमरा अनम को उसके घर भेज दिया और उसकी मदर को बता दिया कि यहाँ पे इसको परेशानी हो रही है और इसके साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं। बेहतर यही है कि ये वहाँ पे रहे, यहाँ पे इसका रहना ठीक नहीं है। उसके बाद जो मेरी कज़न थी वो अपने पेपर्स में बिज़ी हो गई और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। इसी तरह 10 से 15 दिन गुजर गए और जब 10 से 15 दिन गुजर गए उसके बाद हमारी जब अपनी कज़न से मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारे साथ इस तरह के वाक़यात या इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं जैसे कि हमारे घर में पेश आ रही थी। पहले तो वो इनकार करने लगी। जब मैंने इंसिस्ट किया तो वो कहने लगी हाँ मुसलसल मेरे साथ वो वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी माँ परेशान हो या और तकलीफ़ में जाए। मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारे साथ किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो वो कहने लगी कि अक्सर ऐसा होता है कि रात के टाइम में जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे अपने ऊपर एक वेट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर आके बैठ चुका है या मेरे सीने पे चढ़ा हुआ है, और ना सिर्फ मेरे सीने पे चढ़ा हुआ है बल्कि ऐसा लगता है कि मुसलसल वो मुझे स्क्रैच मार रहा है या मेरे जिस्म पे हाथ फेर रहा है। मुझे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि किसी का हाथ मेरे जिस्म पे मौजूद है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता। और जब मैं वॉशरूम में जाके अपने जिस्म को चेक करती हूँ तो कभी मेरी पीठ पे, कभी मेरे सीने पे, कभी मेरे पेट पे स्क्रैचेस के निशानात मौजूद होते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसको कहा कि बेहतर ये कि तुम अपनी मदर को बता दो इससे पहले कि बात और मज़ीद आगे बढ़े। ये सुनने के बाद वो कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में अपनी मदर को सारी की सारी बात बता दूँ ताकि वो रूहानी तौर पे मेरा इलाज करवा सकें। इसी तरह 2 से 3 दिन बाद जब मेरा अपनी इस कज़न से रब्ता हुआ तो मैंने उससे पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो कहने लगी कि पहले तो सिर्फ ये महसूस होता था कि कोई मेरे ऊपर आके बैठ चुका है, मेरे जिस्म पे स्क्रैचेस मार रहा है या मेरे जिस्म को टच कर रहा है। अब बाकायदा ऐसा लगता है कि जो मेरा पूरा का पूरा जिस्म है वो सॉइल हो चुका है या नीला पड़ना शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे लोअर बॉडी में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है या ऐसा लगता है सॉइलिंग हो चुकी है। इसी तरह एक दफ़ा अनम ने बताया कि वो वॉशरूम में नहाने के लिए गई हुई थी और जब वो वॉशरूम के अंदर गई तो जैसे ही वो अंदर गई तो उसका ऐसा लगने लगा कि उसका पूरा का पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है और मुकम्मल तौर पे वो बेबस हो चुकी है। ना वो अपने हाथ हिला पा रही थी, ना वो अपने पाँव हिला पा रही थी। मुकम्मल तौर पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पकड़ा हुआ है और जिस ताकत ने भी उसको पकड़ा हुआ है वो उसको छोड़ नहीं रही है और मुसलसल इसको नुकसान पहुँचा रही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसी तरह पजल रही, इसी तरह पैरालाइज रही और उसके बाद जाके उसकी बॉडी रिलीज़ हुई। जब इसकी बॉडी रिलीज़ हुई तो उसके बाद ये फ़ौरन बाहर आ गई और उसने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ मुसलसल इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद जो इसकी मदर थी उनको भी अंदाज़ा हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जब से होना शुरू हुआ था, जब से वो बेचारी हमारे घर में आई थी और हमने ज़िद करके उसको अपने घर में रोका था, और ना सिर्फ अपने घर में रोका था बल्कि उसको छत पे सोने पे मजबूर किया था। खैर, इन वाक़यात के बाद से उसकी मदर ने भी, उसके मामू ने भी मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना शुरू किया जो इस तरह की झाड़ फूक किया करते थे या इस तरह की चीज़ों का इलाज किया करते थे। काफ़ी अरसे रिसर्च के बाद एक साहब का पता चला कि वो बहुत मशहूर है, वो इस तरह की चीज़ों का इलाज करते हैं और इस तरह के जो मामलात हैं उनको 2-3 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वो एक बड़ी फ़ीस लेते हैं और वो एडवांस में लेते हैं। अब क्योंकि ये लड़की का मामला था, कंवारी लड़की थी, बिन बाप की लड़की थी, तो इनकी मदर ने जो भी पैसे चाहिए थे वो उन साहब को दे दिए और एडवांस में दे दिए। पैसे देने के बाद इनकी मदर को उम्मीद हो चुकी थी कि अब अनम मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी, इसका इलाज हो जाएगा और ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। खैर, वो जो साहब थे उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तौर पे इसका इलाज करना शुरू किया और इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये जो भी बुरी मखलूक है जो इस लड़की के पीछे लग चुकी है, उसको इससे दूर कर सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने इलाज करना शुरू किया तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एकदम से उनकी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। ना सिर्फ उनकी तबीयत ख़राब हुई बल्कि बाकायदा वो कहने लगे कि जो भी बुरा जिन या नेगेटिव एनर्जी इसके साथ है वो मुझे कह रही है कि अगर मैंने उस जिन को
इस लड़की से दूर करने की कोशिश की या अलग करने की कोशिश की तो वो मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, मेरी जान ले लेगा। लिहाजा 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो जो साहब थे उन्होंने सारे के सारे पैसे अनम की वालदा को वापस कर दिए और उनको कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस बच्ची का इलाज नहीं कर सकता। अनम अपनी वालदा के साथ इस तरह बहुत सारे लोगों के पास गई, बहुत सारे आमिलों के पास गई, बहुत सारे झाड़ फूक करने वालों के पास गई और इनकी मदर की और अनम की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह वो नॉर्मल हो जाए और जो भी बुरे असरात या नेगेटिव एनर्जीज़ उसके साथ अटैच हो चुकी हैं वो उससे दूर हो सकें। तकरीबन 6 महीने से साल तक ये लोग जगह जगह जाते रहे और किसी से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक साहब थे जो इनको आखिर में मिले। जब उन्होंने इलाज करना शुरू किया तो शुरू में अनम को फ़ायदा होने लगा और बज़ाहिर लग रहा था कि मामला नॉर्मल होते चले जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर से स्वेलिंग ख़त्म हो गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल हो चुकी है। अब वो अपनी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल लड़कियों की तरह या नॉर्मल औरतों की तरह गुजार सकेगी। उन आलिम के मुताबिक ये जो इलाज था ये 41 दिन का इलाज था, यानी 41 डेज़ का इलाज था और तकरीबन 30 से 32 दिन गुजर चुके थे और उन आलिम को भी लग रहा था, अनम को भी लग रहा था, उसकी वालदा को भी लग रहा था कि इंशाअल्लाह 41 डेज़ में ये मुकम्मल तौर पे उस गंदी मखलूक से आज़ाद हो जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजार सकेगी। लेकिन जैसे ही 35 दिन मुकम्मल हुए तो ठीक 36वें दिन वो जो आमिल थे जो इसका इलाज कर रहे थे एकदम से उनको हार्ट अटैक हुआ और ना सिर्फ हार्ट अटैक हुआ बल्कि 3 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अनम की तबीयत दोबारा से ख़राब होने लगी। दोबारा से उसको वही सब महसूस होने लगा कि कोई उसके पास आता है, ना सिर्फ आता है, उसको फिज़िकली टच करता है या उसके साथ रिलेशन कायम करने की कोशिश करता है। और जब भी वो वॉशरूम में होती है तो उसको मुसलसल लगता कि कोई उसको देख रहा है या कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही अनम की दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई और दोबारा से वो बीमार रहने लगी। अक्सर ऐसा लगता कि उसका मुंह, उसका जिस्म पूरी तरह सॉइल कर चुका है या नीला पड़ चुका है। जो भी उसको देखता उसको यकीन ही नहीं आता कि 1 साल के अंदर अंदर ये कितना चेंज हो चुकी है। पहले जो बड़ी हंसमुख थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत गोरी चिट्टी थी, जिसके बड़े लंबे लंबे बाल थे, वो अब देखने से ही मरीज़ा लगा करती थी। ये बताती है कि मुसलसल मुख्तलिफ आलिमों के पास, मुख्तलिफ झाड़ फूक करने वालों के पास, मुख्तलिफ साहिब इल्म लोगों के पास हम लोग राब्ते में रहे। हम लोगों ने भी राब्ता किया, अनम ने भी राब्ता किया, उसकी मदर ने भी राब्ता किया, उसके मामू ने भी राब्ता किया, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने इलाज किया, कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। जब भी अनम की शादी करने की कोशिश की जाती, जैसे ही रिश्ते की बात होने लगती तो अनम की मदर को, अनम को सबको बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते और ना सिर्फ ख्वाब आना शुरू होते बल्कि इनको धमकाया जाता कि अगर आपने इसकी शादी की या इसको मुझसे अलग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जिस लड़के से या जिससे भी इसके रिश्ते की बात होती या मंगने की कोशिश की जाती, उस लड़के को भी बाकायदा फ़िज़िकली आके बताया जाता या उसको वार्न किया जाता कि तुम इस लड़की से शादी नहीं करो, अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हारा जानी और माली नुकसान होगा। ये बताती है कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, उसकी एज भी गुजरती रही और अब तक वो उसी कंडीशन में है। वैसे ही उसको देख के लगता है जैसे वो बीमार है, उसका जिस्म मुकम्मल तौर पे सॉइल लगता है। उसको देखते ही अंदाज़ा होता है कि शायद कोई बहुत ही बड़ी उम्र की औरत है और बहुत ही परेशान औरत है। तो गाइस, इन लोगों ने दुआ की रिक्वेस्ट भी की है कि आप सब लोग भी इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए, हम सब के लिए आसानी फरमाए और इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की एंटिटीज़ से हम सबको महफूज रखे। मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह के वाक़यात, इस तरह की स्टोरीज़ मौजूद हैं तो स्टोरीज़ मुझे शेयर करें, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और आपकी स्टोरीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को, आपको, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।